सेंसिटिव नर्व्स होती हैं जो ब्रेन, तो ये जो न्यूरल कैनाल है, इसमें नर्व स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब भी ये न्यूक्लियस पल्पोसस या डिस्क का फ्रेगमेंट इस कैनाल के अंदर आता है, तो वहाँ की नर्व्स को पिंच करता है। उसकी वजह से नर्व से रिलेटेड पेन होता है, जिसको कि sciatica भी बोलते हैं कॉमन लेवेंट फॉर्म में। ये एमआरआई पिक्चर है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में उसी का, और जो भी जिसमें लिक्विड होता है वो वाइट दिखाई देती है। अगर जिसको कि डिस्क में प्रॉब्लम है उसकी एमआरआई हम देखेंगे, तो यहाँ का ये गैप कम हो जाता है और डिस्क प्रोलैप्स होके बाहर आती है, जो नर्व्स को पिंच करती है। ये कुछ कॉमन जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं स्पाइन के, जैसे अभी जितने भी पेशेंट आते हैं सब बोलते हैं मेरे को तो सर्वाइकल है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ये सब मिसनोमर हैं जो कि एक लेमन टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। सर्वाइकल काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं कि मेरे को नेक पेन है, बट सर्वाइकल इज़ पार्ट ऑफ आवर एनाटमी। उसको हम सर्वाइकल पेन या नेक पेन के हज़ारों कारण हो सकते हैं। Can be because of the disc, it can be because of the bone, it can be because of the surrounding ligaments, muscles, and the nerve structures. Spondylosis तब बोलते हैं जब होके एक बोन दूसरे के ऊपर से डिस्प्लेस हो जाती है। उस डिस्प्लेस होने को लिस्थेसिस बोलते हैं। और स्पाइनल स्टेनोसिस उसे बोलते हैं जब स्पाइन जिसमें जो नर्व स्ट्रक्चर्स ब्रेन से आ रही है वो, और पेशेंट्स को लेग में सिम्टम्स आते हैं। रेडिकुलोपैथी किसको बोलते हैं? जब लेग या आर्म में जो नर्व जा रही है वो पिंच हो जाती है, तो जो हाथ या पाँव में जो दर्द जाता है, रेडिएट होता है, उसको रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। sciatica भी काफ़ी हम कॉमनली सुनते हैं कि मेरे को sciatica हो गया। sciatica कुछ नहीं होता है। sciatica जो 5 लंबर की नर्व्स होती हैं वो मिलके बनती हैं sciatic नर्व, जो कि हमारी थाई में डिसेंड करती है। और टिपिकली sciatica पेन उसको बोलते हैं जो कमर से पेन निकल के लेग की तरफ आए, एंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इज एसोसिएटेड विद नंबनेस, tingling एंड वीकनेस ऑल्सो। ये स्लाइड मैंने जानबूझ के रखी है, इसको बोलते हैं कोड इक्वाइनस सिंड्रोम। ये एक टेक्निकल टर्म है, बट ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जिनको ऑलरेडी बैक पेन हो रहा है या कमर से दर्द लेग में आ रहा है। उनको इन 5 तकलीफ़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जो कि मैं इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ओपीडी में देखता हूँ कि लोग तब तक वेट करते रहते हैं जब तक कि उनको पैरालिसिस ना हो जाए या यूरिन ब्लॉक हो जाए या मैन में इरेक्शन कम हो जाए या सेक्सुअल डिस्फंक्शन आ जाते हैं, सैडल नंबनेस आ जाती है। तो ये सीरियस सिम्टम्स हैं। अगर बैक पेन के साथ आपको इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं, यूरिन से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, पाँव में वीकनेस आना, नंबनेस आना, और थोड़ा-सा भी ना चला जाए, अगर आप तब तक वेट करते रहेंगे कि ये चीज़ें हो जाती हैं, तो अनफॉर्च्युनेटली इरिवर्सिबल हो जाती है डैमेज, उसके बाद ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रेड फ्लैग साइन्स है जिनको सबको पता होना चाहिए। देयर आर सो मेनी कॉजेज़ ऑफ टाइप्स ऑफ बैक पेन, उसमें से 97 पड़ जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। बॉडी योगा करें, स्ट्रेचिंग करें। लंबर स्ट्रेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो कि 99% अपने आप ठीक हो जाता है, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना। 10% ही ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें होता है या फेसेट जॉइंट में को पिंच करती है और लेग में पेन जाता है। sciatica जो पेन होता है वो सिर्फ 4% लोगों में होता है। कुछ फिर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, लाइक से ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वो एल्डरली लोगों में होते हैं। स्पाइनल स्टिनोसिस में लेग में पेन जाता है और इस तकलीफ को बोलते हैं न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। जैसे पेशेंट 100 मीटर 200 मीटर चलेगा उसको पाँव सुन्न हो जाएंगे, चला नहीं जाएगा, बैठना पड़ेगा, और थोड़ी दूर बैठने के बाद ही वो चल पाएगा। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसे मैंने पहले बताया था, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बोन ओवर अदर, एंड इट कैन आल्सो लीड टू सिम्टम्स रिलेटेड टू स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। देन देयर आर सर्टेन सीरियस कंडीशंस, वो 1% लोग में होते हैं जो कि अभी काफ़ी अनकॉमन नहीं है। नियोप्लास्टिया, मल्टीपल माइलोमा, मेटास्टैटिक बोन डिजीज, जैसे कैंसर बॉडी में कहीं भी हुआ तो सबसे ज़्यादा कॉमनली वो स्पाइन में स्प्रेड होता है, और ऐसे पेशेंट्स को हम ज़रूर जब बड़ी जल्दी से इनको पता लगाना होता है, नहीं तो इसमें काफ़ी डैमेज हो जाता है। इन्फेक्शंस आज भी इंडिया में कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन हो गया या किसी भी तरह के इन्फेक्शन है,
स्पाइन और जो कैंसर की जो बैक पेन होती है, एक बड़ा प्रमुख जो सिम्पटम होता है वो होता है नाइट क्राइज और नाइट पेन। जो भी पेशेंट बैक पेन वाले हैं और उनको रात को दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो उनको सतर्क हो जाना चाहिए। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सीरियस प्रॉब्लम, दैट कैन बी कैंसर, दैट कैन बी इन्फेक्शन। एंड दीज आर द रेड फ्लैग्स विच एक्रोनिम ऑफ ट्यूना फिश। याद रखने के लिए एक एक्रोनिम है। जिसको भी कमर दर्द के साथ चोट लगने की हिस्ट्री है, फ्रैक्चर की हिस्ट्री है या फूल की हिस्ट्री है, गिर गए, छत से गिर गए या वॉक करते हुए गिर गए, और साथ में उनको लगता है कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, बॉडी का वेट सडनली 10 किलो कम हो गया, तो ऐसे पेशेंट कैंसर के लिए काफ़ी प्रोन होते हैं। और जिनके पाँव में तकलीफ जा रही है, नसें दबने के जो सिम्टम्स हैं, एज मोर देन 50 है और साथ में उनको बुखार भी आ रहा है, या कुछ जैसे आजकल हम यंग पेशेंट्स में भी देखते हैं ड्रग यूजेज काफ़ी बढ़ गया है, पंजाब में भी आपने देखा होगा, दिल्ली में, एवरीवेयर इंट्रावेनस ड्रग यूजेज हैज़ इंक्रीज, that also puts you at a very high risk of infections and cancer. Steroid usage not only causes osteoporosis, as we discussed earlier, but it also causes increased risk of infections because it lowers our immunity. और किसी को भी हिस्ट्री है कैंसर का तो ऑब्वियसली देयर इज a रिस्क कि वो कैंसर स्प्रेड हो सकता है बोन में। मैनेज कैसे करते हैं हम बैक पेन को? सबसे पहला पार्ट होता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एपिसोड। एक्यूट एपिसोड तब होता है जो इनिशियल जो 3 वीक्स होते हैं बैक पेन के, इनिशियल फर्स्ट 2-3 डेज में जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्टिफनेस होती है और मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो इसको हम सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। पेन के लिए एडिक्वेट पेन मेडिकेशंस देखते हैं, गर्म पानी से सिकाई करने के लिए बोलते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए बोलते हैं, कई बार आइस पैक लगाते हैं। फिर क्रोनिक कंडीशंस को, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, वेट रिडक्शन करना है, रेगुलर एक्सरसाइजेज करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्रिवेंशन पार्ट व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट। सो एक्यूट प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हम आइस पैक या हीट लगाते हैं। ये भी काफ़ी कॉमनली क्वेश्चंस पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गर्म से कब करें, ठंडा से कब करें, तो आई विल टेक 10 सेकेंड्स हियर ऑल्सो। ठंडे पानी से या आइस से तब करना है जब एक्यूट प्रॉब्लम है, चाहे वो फ्रैक्चर की वजह से है, चाहे वो स्प्रेन की वजह से है, चाहे बर्न्स की वजह से है, और जहाँ पर भी आपको डाउट है ठंडे से करना है गर्म से ना करें, जो कि कॉमन मिस्टेक है। काफ़ी लोग गर्म पानी से सिकाई करते हैं और उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। गर्म पानी से सिकाई तब करते हैं जब प्रॉब्लम काफ़ी क्रॉनिक है। क्रॉनिक प्रॉब्लम किसे बोलते हैं? जो 1 महीना या 1.5 महीने से ज़्यादा की हिस्ट्री वाला पेन है, जैसे क्रॉनिक जिसको घुटनों का दर्द है बहुत सालों से है, या कमर का दर्द है, स्टिफनेस रहती है, उन्हीं लोगों को हम हीट थेरेपी एडवाइस करते हैं। जहाँ भी डाउट है उसमें कोल्ड थेरेपी बेस्ट है, आइस पैक एप्लीकेशन बेस्ट है। फिर कुछ फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज़ हैं, जैसे टेंस लगाना है, विच इज़ ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर रेडिकुलर पेन, और जो लेग में पेन बैक से जाता है, नमनेस आती है, उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर डाउटफुल है, काम करता है नहीं करता है, मैं इनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, बट यू नीड ए वेरी गुड एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट टू एग्जीक्यूट दी स्पेशल ट्रीटमेंट मोडालिटी। एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली ट्रीटमेंट के लिए बट प्रिवेंशन के लिए भी। और साथ में पेन मैनेजमेंट के लिए हम इंजेक्शंस भी देते हैं, कई बार कमर में भी इंजेक्शन लगाते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी लेजर से भी हम करते हैं, और गूगल में देख के अपने सिम्टम्स, जैसे मेरे पास काफ़ी कॉमनली पेशेंट्स आते हैं, एमआरआई की रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि एनुलर टीयर लिखा हुआ है, और एनुलर टीयर को वो गूगल पे सर्च मारेंगे या यूट्यूब पे जाके देखेंगे, और फिर वो अपना एक जाल में फंस जाते हैं, साइकोसोमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं, एक्यूट प्रॉब्लम क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें बहुत टाइम निकालना पड़ता है, उनको पहले समझाना पड़ता है कि क्या हुआ है आपको। प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर हैंड होल्डिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ टू द पेशेंट अबाउट देयर डिजीज, देयर एनाटमी हेल्प्स अ लॉट। तभी लोग कहते हैं कि मैंने यही दवाई उस डॉक्टर से ली थी, उसकी काम नहीं की, आपको दिखाया आपकी काम कर गई। ये दवाइयाँ नहीं है, ये आपको रीअश्योरेंस है, स्ट्रेस आपका कम करना है, प्रॉपर काउंसिल करना है। और हैंड होल्डिंग जो पेशेंट्स का उस वक्त में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार वो बैड ट्रैप में फंस गए गूगल और यूट्यूब के, बड़ा मुश्किल है। और इतनी चीज़ें आजकल बिक रही हैं जॉइंट पेन्स के लिए, नी पेन के लिए, बैक पेन के लिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि गूगल पे, यूट्यूब पे सब कुछ बकवास है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सूटेबल है।
सेम देन लास्ट थिंग कम्स टू द सर्जिकल इंटरवेंशन. सर्जरी भी एक इंटीग्रल पार्ट है, बट हम सर्जरी बहुत ही रेयरली अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको सर्जरी आपको अर्न करनी पड़ेगी. मैं अपने मुंह से तभी बोलूँगा जब 4 चीज़ें हो जाती हैं. जैसे कोडाइक्वाइना सिंड्रोम हो गया तो सर्जरी बोलना ही है. कैंसर से रिलेटेड पेन है तो बोलना ही है सर्जरी. फ्रैक्चर हुआ है उसमें भी सर्जरी होना है. बट जो रूटीन प्रॉब्लम्स है उनके लिए पेशेंट को ही आगे आना पड़ेगा कि मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली है और मेरे को ठीक नहीं हो रहा है. उन्हीं केसेज में हम सर्जरी करते हैं. अदरवाइज 95% से ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि विदाउट सर्जरी आजकल हम इनको ठीक कर सकते हैं. सो if you cannot exercise for 45 minutes to 1 hour in a day, you are doomed. You are not going to be successful. You are not going to be happy, and not, you are not going to live a long life. And also, you need to take care of not only your exercise, good posture. बहुत जरूरी. काफ़ी क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं, डॉक्टर व्हाट्स द बेस्ट पोस्चर फॉर सिटिंग. सो मैं एक बेसिक थंब रूल सबके लिए बताना चाहूँगा. जब भी हम ड्राइव करते हैं या टेबल पर बैठ के काम करते हैं तो एक बेसिक थंब रूल है, जो घुटनों का लेवल होता है उसको कूल्हे के लेवल से थोड़ा नीचे रखना चाहिए. जैसे कि आपको ड्राइव कर रहे हैं तो कम क्लोजर टू द स्टीयरिंग व्हील, कीप योर सीट एज डाउन एज पॉसिबल एंड सिट स्ट्रेट. योर हेड शुड बी स्ट्रेट ऑन योर शोल्डर्स एंड शोल्डर शुड फॉल इन अ लाइन विद द हिप. सिमिलरली लाइंग पोजीशन में कैसे सोना चाहिए. साइड पोजीशन इज गुड. अगर सीधा सोने की आदत है तो घुटने के नीचे एक कोई आप कुशन लगा सकते हैं. उल्टा सोना, पेट के बल सोना अच्छी पोजीशन नहीं है. उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक घुटने को सीधा करते हैं, एक को मोड़ लेते हैं, उसमें फिर भी ठीक है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. सिंपल एक्सरसाइजेज. नी को आपको फर्स्ट की तरफ लाना, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर दोनों को करना है. भुजंगासन है, कोबरा. दीज आर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. एवरीवन नोज अबाउट दीज थिंग, बट दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल. स्ट्रेचिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक एब्स को स्ट्रेंथन करना, ग्लूटियल मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, क्रंचेज हो गया, स्ट्रेट लेग रेजिंग हो गया. ये कॉमन एक्सरसाइज है जो सबको करना चाहिए. फिर साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं आजकल की पॉपुलेशन में. एवरीवन इज स्ट्रेस्ड एंड एवरीवन इज कैरिंग देयर इमोशंस ऑन देयर नेक और बैक. दैट लीड्स टू लॉट ऑफ बैक पेन. और ऐसा नहीं है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हम उनको लेबल कर सकते हैं कि वो उनको कोई माइंड में प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, एज आई वाज एक्सप्लेनिंग अर्लियर, दे फॉल इन ए ट्रैप एंड समटाइम बैड एडवाइस मिल जाता है. पेशेंट को पैनिक ही कर देते हैं, डरा देते हैं, या खुद डर जाते हैं अपने रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस की वजह से. वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. उससे बाहर निकालने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. हमें साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है. बट एनी एवरी क्लिनिशियन शुड बी ए गुड साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट. बिकॉज आजकल फैमिली स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. पहले तो आपस में हम बात कर लेते थे, लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं तो साइकोसोमेटिक इश्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं. और इनको ट्रीट करना, इनको मैनेज करना एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी पेनफुल कंडीशन को ट्रीट करने में. अगर हम साइकोसोमेटिक कंडीशंस को ट्रीट नहीं करते हैं तो एक्यूट जो स्ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स है वो क्रोनिक, उसको ट्रीट करना इज ए बिग टास्क. देन काफ़ी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर की एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, नस को यहाँ से मुड़वा लें, कपिंग करवा लें. तो सब कुछ ठीक है जब तक काम कर रहा है. आयुर्वेदिक, होम्योपैथी में किसी का अगेंस्ट नहीं हूँ. बट चूज़ वाइजली. ये हिट एंड ट्रायल वाली बात है. किसी को अच्छा काम करता है, किसी को नहीं करता है. और जैसे मैंने बताया कि बैक पेन या कोई भी मस्कुलोस्केलेटल पेन 95% केसेस में इसका जो नेचुरल हिस्ट्री है वो बहुत ही अमेजिंग है. पेशेंट के बेनिफिट के लिए पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं. उसका क्रेडिट मैं भी ले सकता हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी ले सकता है, कायरोप्रैक्टर भी ले सकता है, कोई झाड़ा लगाने वाला भी ले सकता है, कोई कोई भी ले सकता है. बट choose wisely whatever you are going to follow. So these are few of the golden nuggets or golden rules. You need to identify and correct your body posture, improve your lifting techniques, strengthen your weak or tight muscles, increase muscular mobility by doing stretching exercises like good yoga postures, and one must exercise 40 minutes 4 times a week at least, and should sleep on a firm mattress
टेक ए थिन पिलो इफ़ यू आर लाइंग ऑन सुपाइन, इफ़ यू आर साइड में सोते हैं तो एक मोटा पिलो ले सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वार्म अप करना ज़रूरी है, थोड़ा सा एरोबिक करना, वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज से पहले। और वंस यू फिनिश योर एक्सरसाइज, कूलिंग डाउन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। अदरवाइज आई सी डेली वीकेंड वॉरियर्स जो हफ्ते में 1-2 दिन के लिए आते हैं जिम में या खेलने चले जाते हैं क्रिकेट या बास्केटबॉल या कुछ भी, और सडनली उनको मसल्स रप्चर हो जाती हैं, इनको हम वीकेंड वॉरियर्स बोलते हैं। ये भी काफ़ी कॉमनली हमारे पास आते हैं। सभी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बड़ा पेनफुल पार्ट हो गया कि जिससे भी बात करो कि लाइफस्टाइल ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो। कैसे किया जाए? लाइफस्टाइल ठीक करने के 5 चीज़ें हैं आपको: गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज, एक्सेसिव यूजेज ऑफ शुगर, सॉल्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, और बॉडी वेट को कंट्रोल करना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड अगेन आई वुड रिट्रीट, विटामिन डी एंड B12 आर लाइफ चेंजिंग, इनको रिप्लीट करना ही करना है। So I will again ask, do you हाँ जी। really want to go ahead So this has been part or बहुत, should हाँ we? जी, हाँ डॉक्टर, इट्स बीन अ ब्रिलियंट सेशन। बहुत ही आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं सोच रही थी कि अब हम लोगों के लिए खोल देते हैं क्वेश्चंस के लिए, एक फॉलो अप सेशन करेंगे जिसमें हम नीज और फ्रोजन शोल्डर का पार्ट ले सकते हैं सेपरेटली व्हेनेवर यू हैव टाइम। So Yeah, maybe, I'll be yeah. happy to. So Yeah. is that fine with everybody? Should we start with some questions? I see a lot of questions in the chat window also. Yes. So I let's, think that हाँ जी, sorry. I have some questions on the chat. If you could take some of them, address it to the doctor, please. Thanks. Yeah. So doctor, we can, I think, do some question answers for 15-20 yeah, minutes, I'm going to and stop depending the on your screen. schedule, we can have a follow-up session on knees and other things. Sure, sure. I will just put it on a I will just put it on a gallery view so everybody can see everybody. Okay, so we have a few questions which are there. Let me take the ones in the chat and then everybody can raise their hand. I think when somebody's already raised their hand, and we can come to that. So first question written is by Bhavna, which says, please suggest calcium medicine, duration, etc. Okay. सो कैल्शियम का जैसे मैंने बताया कि इंडिकेशन बड़ा स्ट्रिक्ट है, उन्हीं को लेना चाहिए जिनको मैंने बताया था। और जिनको ज़रूरी है, जैसे प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान ही लेना है, उसके बाद बंद कर देना है। लैक्टेटिंग मदर से उनको तब तक ही लेना है जब तक लैक्टेशन चल रहा है। और एल्डरली जो लोग हैं जिनको मेनोपॉज हो गया, उनको तो लाइफ लॉन्ग लेना है, कभी भी बंद नहीं कर सकते। 500 milligram once a day, lifelong. Along with, you have to take vitamin D once a week till you bring your level up to 50 nanogram per ml. After that, once a month, lifelong, till our government do the food fortification. How can perimenopausal women ensure they get all calcium from food? I don't want to take it as a supplement. ये रूपा ने पूछा है. Rupa, do you want to kind of just ask that question? जी, Dr. Rajesh, thank you so much for your देखिए रूपा जी, जी, so actually मैं नहीं लेना चाह रही थी, और मैं सोच रही थी कि अगर मैं diligent हूँ और खूब ध्यान से खाऊं, अपना मेन्यू प्लान करूं, तो क्या मुझे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है मैडम, उससे नहीं होगा, ना ही प्रेगनेंसी में वो डोज पूरी होगी, क्योंकि आप कितना भी खा लीजिए वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना ही पड़ता है। आप एक लिमिट से ज़्यादा दालें नहीं खा सकते, एक लिमिट से ज़्यादा चिकन मटन नहीं खा सकते, ना आप फिश खा सकते हैं, फिर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा हाई प्रोटीन डाइट लेने से। कैल्शियम आपको सेग्रीगेट करके अलग से ही लेना पड़ेगा, नहीं तो अदर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। Then we have a question about mineralizing bones through food. Okay, so I think answer is same. Yeah. Like it's the same answer. You cannot mineralize your bone only with food, unless you are not high risk, in a high risk group. Obviously you can do that, but if you are in a high risk group, you have to take a supplemental calcium.
Then we have Gitanjali Soni asking, Doctor, how can I to get relief from heel pain? I've been taking injection of vitamin B12 every month, but after some days, pain appears very intensely. सी विटामिन B12 का हील पेन से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना उसको ठीक करने में है ना उसकी कॉजेशन में है। हील पेन दो तरह के होते हैं, एक तो हाई यूरिक एसिड की वजह से होते हैं जो कि एक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, हाइपर यूरिसीमिया, गाउट या यूरिक एसिड का बढ़ना। इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का एक बड़ा ही टेंडेंसी है कि कोल्डर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, जैसे फीट है, ग्रेट टो का जॉइंट है, हील है, वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है और हील पेन को क्रिएट करता है। तो हमें सबसे पहले यूरिक एसिड को लेवल को चेक करना है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज द हील बोन फॉर्मेशन या स्पर फॉर्मेशन, जिसको लोग बोलते हैं हड्डी बढ़ गई है। तो उसके लिए हमें एक प्लेन एक्सरे करना है। 99% ऑफ द पेशेंट ये ठीक हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, सेल्फ लिमिटिंग है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड को ठीक करना पड़ेगा। कॉमन जो हम बताते हैं अपने पेशेंट्स को, एक कॉन्ट्रास्ट बाथ करके एक चीज़ होती है, 2 बर्तन में पानी लेना है, एक में खूब गर्म जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, एक में ठंडा। 1 मिनट गर्म पानी में रखें हील को, फिर निकाल के ठंडे में रखें, फिर गर्म में ठंडे में, ऐसे 4 मिनट गर्म में 4 मिनट ठंडे में रखना है। ऑलवेज वियर हाई हील सॉफ्ट वेल पैडेड फुटवियर, या सिलिकॉन के हील वेजेस भी आते हैं मार्केट्स में अवेलेबल हैं, वो भी लगा सकते हैं। और ज़्यादा पेन रहता है तो समटाइम्स वी गिव इंजेक्शन इनटू द हील पैड, और देयर इज सम लेजर ट्रीटमेंट आल्सो व्हिच इज नोन एज कोब्लेशन और टोपाज, व्हिच वी डू वेरी वेरी कॉमनली। सो इट डिपेंड्स किस तरह का पेन है, बट 95% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ठीक हो जाएगा आपने। थैंक यू डॉक्टर। नवजोत जी, आपने एक क्वेश्चन लिखा है, डू यू वांट टू आस्क योरसेल्फ? Sure. Hi. Sorry, there's a lot of music here. Are you able to hear me clearly? Yeah, very much. Okay. So I had an ankle two ligament tears, like ATFL and calcifibular, but they were less than 50%, and I got recovery just by, like, resting and ankle bands and all that, and physiotherapy. So now when I run, it's like I get the little pain. Should I use ankle bands? Should I not run? That's the question. How But I'm doing old like are you, weights and ma'am? everything very 45 years of age. Okay. So ankle sprain, मैं आपको 1-to-1 भी I can answer your question, but ankle sprain काफ़ी common problem है, जो every family must have had a person in their family who ever had a ankle sprain. तो ankle sprain का naked eye से clinical examination से लगाना बड़ा मुश्किल है, पता लगाना कि इसको कितनी severity का ankle sprain हुआ है। एंकल स्प्रेन का मतलब क्या होता है कि एंकल के चारों तरफ लिगामेंट्स होते हैं और उस लिगामेंट को फट जाने को एंकल स्प्रेन कहते हैं। वो लिगामेंट के सपोज 100 फाइबर से वो 2 फाइबर भी फट सकते हैं और 99 फाइबर से भी फट सकते हैं। तो जिसके सिर्फ 2 फाइबर फटे हैं वो 3 दिन में ठीक हो जाता है, जिसके 50% से ज़्यादा लॉस है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसको कंप्लीट रप्चर हुआ है उसको इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट, जिसमें हमने कास्ट भी लगा दिया, ट्रीटमेंट भी कर दिया, उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में, रनिंग में या एवरी विंटर्स में लोग बोलते हैं कि मेरा थोड़ी सी एक्टिविटी में पाँव मुड़ जाता है। तो ऐसे केसेस भी जिनको कि परसिस्टेंट पेन रह गया, वी सस्पेक्ट देयर वाज ए कंप्लीट और नियर कंप्लीट टियर ऑफ द ATFL ligament, and we always do clinical evaluation and advise MRI. After that, we decide according to the age whether patient is a candidate for injection, or sometime we have to repair it, which is very, very rare. But I'll again say for general population, 95% of people with ankle sprain do very well unless they have been maltreated. And I always say, whenever in doubt, get over treatment done for ligament injury. हमारी टेंडेंसी होती है एक्सरे देख लेते हैं, खुद करवा लेते हैं, बोलते हैं कि फ्रैक्चर तो हुआ ही नहीं, हड्डी तो टूटी नहीं है, डॉक्टर के पास भी किस लिए जाना है, ट्रीटमेंट भी, या डॉक्टर प्लास्टर एडवाइस करते हैं तो Doctor, my treatment was successful. My treatment was successful. Okay. I had a specific ultrasound which told the degree of the there was a particular type of ultrasound which was done, which told the degree was like very less, and in 6-7 weeks of removable cast, it was recovered. I am like doing a lot of weights and all, so I don't get any problem by weights, just by running. So you can take my personal number. We can always connect, sure, and you can see me, because I will share the really details. They will contact you at the hospital. Thank you. And just one question. It's a general thing that
calcium supplements and the other supplements, you should always give a gap after 3-4 months. Is that a myth or a truth? No, like if you have a good indication, you cannot stop it. अगर आप स्टॉप करेंगे भी तो कुछ ऐसा havoc नहीं होने वाला, but it is advisable to continue. If you are like really sick of taking, keep it on your breakfast table. 20 days in a month कैल्शियम ले ले, 10 days in a month विटामिन B12 का टेबलेट ले ले. कुछ ना कुछ सप्लीमेंट थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा. और लेस इंडिकेटेड केसेस में तो मैं कभी भी एडवाइज नहीं करता, लेकिन जिनको इंडिकेशन है उनको तो मस्ट है लेना ही. Thank you. Okay, what is the difference between arthritis, osteoporosis? What is rheumatic arthritis? Very good question. Okay. So there are two questions Malvika has asked. What's the difference between osteoarthritis and osteoporosis? And what is rheumatoid arthritis? So I will take one by one. Osteoarthritis is the painful condition, which is the cartilage का घिसना, joint की arthritis होना. हमारे नी बोन में सपोज 2 बोन्स हैं, एक थाई बोन, एक लेग बोन है, उनके एंड्स पे कार्टिलेज होता है, उस कार्टिलेज को डैमेज होने को आर्थराइटिस बोलते हैं, जिसमें काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है. पेन के साथ साथ में जॉइंट में स्टिफनेस होना, जॉइंट से आवाज़ें आना और धीरे धीरे करके डिफॉर्मिटी हो जाती है. और ऐसे पेशेंट्स को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है या कई बार इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत पड़ती है. Osteoporosis is a silent killer, which is the elephant in the room. उसमें पेन नहीं होता है जब तक कि फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं. Osteoporosis के कारण बिल्कुल अलग है. Osteoporosis के पेशेंट का प्रोफाइल बिल्कुल अलग है. Osteoporosis का डायग्नोसिस करने का तरीका बिल्कुल अलग है. उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है और प्रिवेंशन बिल्कुल अलग है. दोनों शुरू जरूर हो रहे हैं, osteo which means bone, but they are ending with arthritis which painful condition, and porosis means bone weak होना. Coming to the second question, rheumatoid arthritis जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गठिया बाव भी बोलते हैं, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो जॉइंट के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसको अफेक्ट करती है. और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसको कि हेरिडिटरी से भी रिलेटेड है, जिसमें हमारी खुद का शरीर खुद के बॉडी के पार्ट्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है और जो झिल्ली होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो डैमेज शुरू होता है. टिपिकली ऐसे पेशेंट्स को बायलेटरल सिमेट्रिकल जॉइंट्स में पेन होता है, लाइक हैंड के जॉइंट्स हो गए, मेटाकार्पल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, एल्बो, शोल्डर, फिंगर्स के जॉइंट बायलेटरल होगा. मॉर्निंग में स्टिफनेस होगा. 2 चीज़ें ये हो गई, बायलेटरल जॉइंट्स में पेन होना, मॉर्निंग में स्टिफनेस होना, साथ में ब्लड टेस्ट ESR हाई होगा, CRP हाई होगा, RA फैक्टर, एंटी-CCP हाई होंगे. और ये पेशेंट्स काफ़ी यंग एज में शुरू हो जाते हैं, एज अर्ली एज 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15, 20, किसी भी एज में हो सकता है. एंड अनफॉर्चुनेटली इट इज़ प्रोग्रेसिव and it leads to lot of damage into all of our body joints, and it can create really bad issues. It can create weak bones. It can lead to secondary osteoarthritis जहाँ की हमें बहुत अर्ली एज में नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है. इसका बहुत एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करना चाहिए. इसका ट्रीटमेंट फिजिशियंस भी करते हैं, वी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आल्सो डू, बट नाउअडेज rheumatologists which are available in all good hospitals, they are the best to treat rheumatoid arthritis if it's a proven diagnosis. Okay, thank you, doctor. Actually 3 people have raised their hands. I think I'll just take those first because there are more questions coming in the chat. Snimar ji, आप लेना चाहे, बोलना चाहे? आप म्यूट पे हैं actually. Unmute कर लीजिए. Doctor, I recently had a DEXA scan done. I'm 71 years old. I've had it done earlier also, and it showed osteopenia. It was done at 2 sites. This time they did 3 sites. So they said my spine is okay, femur's osteopenia, but in my wrists I have osteoporosis. Now, how does this happen? See, you are 71 years. I will not give any big influence of DEXA scan, because for us hip DEXA is the most important thing. रिस्ट में कोई प्रीवियस इंजरी की वजह से भी हो सकता है बोन डेंसिटी कम हुआ हो. आपको कभी फ्रैक्चर तो नहीं हुआ रिस्ट में? No fractures ever. हाँ, तो हिप डेक्सा को आपको इम्पोर्टेंस देना है. जैसा मैंने अपनी टॉक में भी बोला कि डो नॉट वरी अबाउट द DEXA scan report or T-score. You must calculate your FRAX score, FRAX score.
उस फ्रैक्स स्कोर में अगर आपको इंडिकेशन आता है ट्रीटमेंट शुरू करने का, तो हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। बट जनरल अभी आपकी शक्ल देख के, आपकी एज देख के मैं बता सकता हूँ कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसमें कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट फिलहाल आप कैल्शियम, विटामिन डी, रेगुलर वॉक्स इतना सा जरूर शुरू कर लीजिए एंड गेट योर विटामिन डी लेवल चेक, और यू कैन Vitamin कम D, ओवर और यू कैन कैलकुलेट योर Vitamin D I've been taking regularly and monitoring also. I do exercise and walk. I am not taking calcium supplements. लेना that- चाहिए आपको, Yeah. मस्ट टेक। ठीक है. Thank you, doctor. Thank you very much. We have Sudha who's raised her hand. First of all, Unmute. thank you, doctor. This is Sudha here. Yes, ma'am. And thank you for the valuable insights. I've written my case also, like it's more of a case only, not a query. I had spine surgery for C5, C6 fused. I have a C5, C6 fused, I think 12 years back. I'm 51 now. Probably when around 39, 40, I had one. So I've been more or less Yeah. advised not to travel much and all that, but in view of the work, we got to travel. I stay in Bangalore, and that was one of the cruelsome place to stay for your spine surgery. Okay. And so lately I have been to a Chalra. This is, I don't get the pain and all that. But lately I have been to Gurgaon. We had some session on the sidelines of that. I don't know. Suddenly I have got a severe pain starting from the vertex of my neck. Okay. From the vertex and the head where the joints, right? Whenever I'm in a meetings or something, thoda anxiety ho jata hai, or Yeah. something you have to respond or something. So ye yahan se it is starting, and on the left side it is going and it is culminating at the top of the head, only on the left side. It's a severe pain wherein I literally don't take any medication for anything. So this is happening sporadically, not like continuously. And another thing what is happening is last 1 month or so, I have a certain level of eye in my left side on the eye. I have a certain discharge, and this one I was told to the ophthalmologist. He told nothing specific with the eye. Just wanted to know. I was planning to go to the neurologist once, so I thought anyhow the session was there. I wanted to take your insight. So definitely you will require a clinical evaluation. इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है. What I can understand from your problem is that you have been fused with one level of the cervical disc replacement or ECDF surgery which was done. That must have been done for the pain which was used to go to the hands with numbness and tingling sensations. Yeah, I became semi-paralytic at that time, so they had done that. They had to correct the posture. So now, because your spine has been fused, so there is a lot of pressure on a level above and a level below the fused area, which leads a lot of stress on your neck. And this problem is known as facet joint syndrome. Even if you type it on Google, you will find there's a typical pain pattern. It can go up to the vertex, it can cause occipital headache around the scapula, soreness, heaviness, and pain will be there. So you need good physio. We do dry neatly. You would require a fresh X-ray with flexion extension, and I would like to examine clinically. And if need arise, you can take a neurologist opinion also. So for Okay, any I think specific cases which are more detailed and not generic, I have shared the number of Dr. Rajesh's coordinator Yogesh. आप उनसे appointment लेके please contact him. I think that would be a much wiser thing to do. Okay, sure, Even if sure, you don't Malavika. come over and take appointment. I don't stay in Gurgaon, so I'll have a word with Malavika and you on that. No problems. You We can do video consultation. send across Sure, I'll do your that. details on my WhatsApp. I'll be happy to answer all your queries for my viewers here in this meeting. Sure. So Thank you so I will much. not ask you to come over. Thank you so much. Okay, just a few more questions. I think Kamlesh wants to ask a question for a while. Yes, good morning, sir. Sir, आपका clinic, where is your clinic in Delhi? Is it in I'm Delhi? in Gurgaon only. It's known as Marengo Asia Hospital. Previously, it was W Pratiksha Hospital in Sector 56, Gurgaon. So I am not going to Delhi anymore. I am in Gurgaon only. Okay, sir, I'm 74 और मेरा अभी last year January में मैंने दोनों I had my knee implant, both knees, और regularly तब से मेरा I am having a physiotherapist, और जितने भी आपने बोला I had this osteoporosis and all that,
अभी भी मेरे को बैक पेन एंड ऑल दैट। एंड 20 साल पहले मैंने राइट वाले नी में वो करवाया था गंगाराम से, ये आर्थो, वो नी का सर्जरी करवाया था, आर्थोस्कोपी। पर अब मैंने लास्ट ईयर मैंने वो करवाया, लेट मी मेक द स्टोरी शॉर्ट, लास्ट ईयर मैंने वो करवाया है, ये टोटल नी इम्प्लांट। पर मेरे को रोज रात को मेरे को नींद नहीं आती, मेरे नी कैप में बहुत दर्द होता है। तो एज अ नॉन साइंस स्टूडेंट मैं उसको नी कैप बोलती हूँ, पर जो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट वही वाला है सेम, लास्ट जनवरी से जो आ रहा है, वो कह रहा है, वो इसको पटेला बोलता है। तो ही सेज कि ये आपको एंड एवरी 3 मंथ्स में अपना पूरा, नॉट आफ्टर द टेस्ट, आफ्टर द सर्जरी, इवन बिफोर दैट मेरे को थायराइड प्रॉब्लम भी है और कोलेस्ट्रॉल, में ये सारी दवाइयां खा रही हूँ, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ रही है। पर ये मुझे रात को ही क्यों दर्द होता है सर? रात को जो होता है ना, थोड़ा सा मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं, दिन में तो हम एक्टिव रहते हैं, वार्म्ड अप रहते हैं। और जब भी हम आर्टिफिशियल नी डलवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल लगेगा। नी रिप्लेसमेंट में के बाद कुछ इश्यूज रह जाते हैं, जैसे कि हम अगर आर्टिफिशियल टूथ भी या डेंचर भी लगवाते हैं तो आपको नॉर्मल फील नहीं आती है। तो ये हाँ एक जी। थोड़ा सा प्रॉब्लम है नी का। लेकिन आपको नाइट में ही पेन हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको स्पाइन का एक्सरे एमआरआई भी करवाना चाहिए। इट मे बी रिलेटेड टू योर नर्व्स, नॉट नेसेसरी बिकॉज ऑफ द नी जॉइंट। हाँ, मेरी सिस्टर कनाडा में रहती थी, सेड द सेम थिंग। वो कहती है स्पाइन में जो तेरा है, इस नी में है, इट मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द स्पाइन, क्योंकि मेरे को लोअर बैक पेन भी रहता है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरा डायरेक्ट नंबर ले लीजिए, हम बात कर लेंगे। हाँ और हाँ नी आपका एक्सरे भी मैं देखना चाहूँगा। तो हाँ कोई जी, बात नहीं, आपको बता देंगे। देयर आर सर्टेन मेडिकेशन जो मैं अभी यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, मैं आपको हाँ जी, हाँ मैसेज जी, श्योर श्योर। करूँ। पर ये एक्सरे मैंने, नी एक्सरे तो मैंने सर्जरी से पहले करवाए थे, तो आपके पास आने से पहले मैं आई विल टॉक टू यू, सर्जरी आप हॉस्पिटल नंबर में भी दे हो देना। हॉस्पिटल में भी हो जाएगा मैडम, कोई दिक्कत अच्छा हाँ, आप नी फिर वो नहीं। आपके ये फीडबैक चैट करेंगे बॉक्स में दे देंगे नंबर। हाँ जी, बिल्कुल। कमलेश जी हम हाँ, नंबर आपको दे देंगे। हाँ, थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम एंड okay, एडवाइस। Doctor is very welcome। patient. He really gives And I am okay, I am explain it comfortable. very nicely. I am not in hurry. You can spend 1 hour more, that's fine with me, no problem. So, Quick, some question. They were on the chat. Konika is asking if somebody is lactose and gluten intolerant, is there any particular supplement which is needed? Is their bone health more effective? so first I will congratulate those who are lactose and gluten intolerant. They are the best people on the earth because they will be saved of so many problems which can happen because of gluten rich diet and lactose diet. So lactose इंटॉलरेंट लोगों के लिए गैस्ट्रो को दिखा के उनको दवाइयाँ आती हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ऑफ टेम्परेरी टाइप, वन इज ऑफ परमानेंट टाइप। टेम्परेरी टाइप यूजुअली जियार्डियासिस या अमीबायोसिस की वजह से होता है, उसको हम इन्फेक्शन एंटीबायोटिक लेके ठीक कर सकते हैं। परमानेंट का अगर आप सच में ट्रीट करना चाहते हैं तो लैक्टोज हार्मोन की जो टैबलेट्स आती हैं, उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, बट वो जब भी आपको ऐसी कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, मैंगो शेक पीना है या दूध से रिलेटेड कोई चीज़ लेनी है, तो एक टैबलेट आप वो पहले ले लें, उसके बाद पिएंगे तो वो मेटाबॉलाइज हो जाएगा। ग्लूटेन वाले का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट फिर भी आप गैस्ट्रो डॉक्टर से मिल के बात कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं। मैं तो अपने सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ जो वेट रिडक्शन की जब बात करते हैं कि मीठा बंद कर दीजिए और गेहूँ बंद कर दीजिए। अगर अपनी लाइफ से आप मीठा और गेहूं को हटा सकते हैं, स्पेशली ब्रेकफास्ट में और डिनर टाइम में, तो आपका 10-20 किलो वेट तो अपने आप कम हो जाएगा। थोड़ा सा आपको हिम्मत कर, एंड दे आर वेरी इन्फ्लेमेटरी फूड, ग्लूटेन रिच डाइट जो है, और बहुत भूख लगाता है, उसमें ग्रूलिन हार्मोन को सिक्रेशन को बढ़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत नोटिस किया है, ब्रेकफास्ट में कभी भी ब्रेड परोठा पूरी सब्जी इस टाइप की कोई चीज़ खा लें तो लंच में भी बहुत भूख लगती है, लंच में फिर से चपाती खा ले तो फिर थोड़ी देर में भूख लगती है। तो ब्रेकफास्ट में और डिनर टाइम में कभी भी गेहूं सी चीज़ें बनी हुई ना लें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी और लिटरेचर भी सपोर्ट करती है। Absolutely. So, Connie, do you have any, Konika, you have any follow-up question? No, this is very helpful. Thank you so very much for this. And I think the other thing probably I'll just ask is that instead of milk, what I do is I do take plant-based milk,
which is, you know, either oats or almond. I hope that itself is good. So I don't miss milk or milk products or gluten also for that matter. But I'm just conscious that it should not be creating any deficiency, you know, from a normal day to For day perspective. those who can afford these fancy products, that's fine, perfectly all right. You can Okay. continue taking that, but these are mostly marketing gimmicks. My Okay. best advice would be, other than milk, you can take curd, yogurt, lassi. उतना ही इफेक्टिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. You ठीक can है. make your mango shake with lassi, with dahi, with fancy yogurts, flavored yogurts. तो आपको प्लांट बेस्ड मिल्क और उसमें कोई बुराई नहीं है, जा सकते हैं, सोया रिलेटेड ऑल दोस थिंग्स, बट बेटर वुड बी टू कंटिन्यू विद योर डेयरी प्रोडक्ट्स बट इन अ डिफरेंट वे. उनको फर्मेंट करके दही के रूप में ले लें, Sure. छाछ में ले लें. दैट विल गिव इक्वल अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन. नो प्रॉब्लम विद Thank you. Thank you so much. But it is definitely a better lifestyle, huh? Being gluten free and lactose free. Yeah. Definitely. Okay, Shivani has a question. She's asked ki pains related to menopause, and a lot of our audience is in that perimenopause phase, and degenerative issues have the same path of treatment. Shivani, if you want to explain that a little better, that question. Yeah, basically, when I'm interacting with the group, doctor, the kind of pains that I have are very similar to what other people are having. But my MRI of the spine and the brain shows some neuropathic changes and a lot of degenerative changes in the spine. So the doctor has given me a lot of medication. So I'm only concerned that the moment I stop those medicines, will the pain come back? And are those medicines the same as any person who's suffering those pains from menopause? Ma'am, how old are you, ma'am? Sorry? Sorry. Age I'm कितना है आपका? 53. How old are 53. you? 50. What's your age? 53. May I ask? See, menopause directly never causes pain. Menopause के चल क्या रहा होता है, आप देखिए लेडीज की लाइफ में, बच्चे टीनेज में वो पेन दे रहे हैं, एक ट्रांजिशन पे जाइए, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो एक पार्ट है. साइकोसोमेटिक आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड योर Yes. पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स आर गेटिंग ओल्डर, दे आर सिक, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम. Your husband is also not giving much time. You are suffering from hot flashes, mood changes, psychosomatic issues because of teenage child, their career problems. So this is the age where everything goes well. And you start feeling डॉक्टर एक्चुअली थोड़ा सा आपका वो कनेक्शन की वजह से वॉइस ब्रेक कर रहा है. Maybe we could switch off the camera and see. enhances the pain sensitivity. तो इसी Yes. एज में अगर आपने से नहीं किया तो जो Dr. Saab, we can't understand what you're saying. आई थिंक थोड़ा सा बैंडविड्थ इशू हो रहा है डॉक्टर राजेश. Dr. Rajesh, could you unmute yourself? Maybe that's why. Video off रखें, mic on. हाँ जी, unmuted है एक्चुअली. आई थिंक थोड़ा बैंडविड्थ इशू हो रहा है. I think he can leave and join again.
Hello? मैंने किया ज्वाइन. Yeah, now you're audible, doctor. Okay, good. So I was talking about the menopause वाला time. उसमें होता क्या है कि because of menopause also there are so many things going on because of the hormonal changes and family problems भी होते हैं, बच्चे भी teenage से निकल रहे हैं, आपके parents भी sick है, उनका भी ध्यान रखना है. तो साइकोसोमेटिक जो इश्यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारे में. और मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ साइकोसोमेटिक, बट क्योंकि स्पेसिफिकली आपने मेनोपॉज के बारे में पूछा तो आई वुड लाइक टू ऐड कि साइकोसोमेटिक इश्यूज भी वहाँ पर होते हैं. और वो ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज ऐसा होता है. तो साथ में अर्ली आर्थराइटिस भी शुरू हो रहा होता है, डिस्क में डिजनरेशन भी शुरू होता है. तो हमें सारी चीज़ों को टैकल एक साथ करना पड़ता है. ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी की भी इंडिकेशन हो सकता है. You have to take special reference from the rheumatologist or endocrinologist or your gynec. साथ में हमें देखना पड़ेगा कि नी में कोई चेंजेस तो नहीं है, उसके लिए कोई नी में इंजेक्शन लगाना है. क्योंकि यंग एज वाले जो पेशेंट होते हैं अराउंड 50 ईयर्स, उनमें हम सर्जरी का कभी सोचते भी नहीं है. उनको पेन मैनेजमेंट इंटरवेंशन से, वेट रिडक्शन से, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी से ठीक करने की कोशिश करते हैं. So to be specific, I have to find out why this pain is happening. Is it truly because of emotional issues, or it is predominantly because of some degeneration which is going on in the back or the knee? So I definitely, will, I think, do a personal consultation with yeah, you. that would help. Thank you so much. Yes. Shamjit, would you like to go next? Yeah, thanks, Malvika. Hi, doctor. Hi. Doctor, I had 2 years ago, I got my cyst operated in the wrist. So because of continuous yoga and exercises, I had developed a cyst which was painless, but eventually got painful to an extent that I could not even hold a big vessel in the kitchen. And Okay. so it was COVID days, and after COVID was over, I continued to live with the cyst and got it operated. Now it was very deep rooted as per doctor. Now I am developing not a cyst but pain in my wrist every time I exercise. I'm not able to put lots of pressure on my wrist. So I have to continuously do wrist strengthening exercises and all of that. And at the same time, I'm developing a bunion foot, it seems, because both the toes, they are very, very painful. I mostly wear flats. For years, I've not worn heels. I don't know what has caused that. Do you see any problem that may be developing in my joints? So let's talk first about your cyst. I hope it was simple ganglion, which is a fluid It was a connected. ganglion cyst, yes. So ganglion 90% of time are self-limiting. They typically happens our dorsum of the wrist. They pop out as Right, swelling, and right, most of the time they will burst themselves. But if they do not, then surgeon have to take fluid out, or sometimes they cut it and take it out. So very right, rarely we do surgeries, but whenever we do surgeries, this area is very, very sensitive. There are so many tendons, nerves around this area. So right. not necessarily because of ganglion, but because of surgery, there can be some irritation of one of the nerves or tendons that can continue. You can have continued pain and some with certain activities. So again, we can give a small injection of a dipomedrol or a Kenacort in the painful area that can Okay, help in getting relief the tenosynovitis or any inflammation around that area. Second okay. question Thank you. about your this bunion. Bunion is a like a layman terminology for a great toe angulation, which we call in scientific term helix valgus. जिसमें पाँव Right, का जो अंगूठा होता है, उसकी हड्डी टेढ़ी हो जाती है और ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है. right. जिसको ये पेनफुल होता है, उसमें वहाँ पर स्वेलिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा. ऐसे केसेस में Correct. हम फिर से कॉन्ट्रास्ट बात के लिए बात करते हैं और यूरिक एसिड को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यूरिक एसिड एमपी जॉइंट जो होता है, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, वहाँ पर सबसे कॉमनली अफेक्ट करता है. अगर खाली बनियन है तो उसमें हम इंजेक्शन से, कॉन्ट्रास्ट बात से, मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं. और ज़्यादा अगर टेढ़ापन है तो उसकी सर्जरी करके
ना सिर्फ पेन को ठीक कर सकते हैं बट उसके डिफॉर्मिटी को भी हम करेक्ट कर सकते हैं, और कॉस्मेटिकली भी पेशेंट का जो फीट है बिल्कुल नॉर्मली अलाइन हो जाते हैं. दे कैन यूज नॉर्मल फुटवेयर, देयर लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल आफ्टर द सर्जरी. Okay. All right. Thanks, doctor. Perhaps I should come and show you my feet so that I start taking precautions and. Okay. Thank you so much. Thank you. Thanks, Malvika. Great, great. Just a few more questions we can take. I don't know how much time everybody has, so maybe we could wrap up in 5 minutes. And don't worry, we will have a follow-up session with Dr. Rajesh at his convenient time. And there's so much more to cover. There's knees, there are shoulders, frozen shoulder, a very common problem with everybody. I've been hearing a lot about it. And we also want to touch about fibromyalgia. People are talking about it, and I think we should just at least touch about it and address what it is, because better to remove myths. So very quickly, I will just take a few more questions. One was related to thyroid, which even I'm very curious about. I have hyperthyroid, doctor. And so thyroid, आपने कहा था कि उसमें भी थोड़ा सा osteoporosis के chances ज़्यादा रहते हैं. तो is there something that can be done, या उसका actually वो कोई प्रॉब्लम आप कर ही नहीं सकते, आप कुछ कैल्शियम ही खाते रहो बस? देखो, थायराइड प्रॉब्लम जो होते हैं, दिस इज अगेन ए हार्मोनल डेफिशिएंसी. थायराइड हार्मोन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर बॉडी फंक्शंस. Little bit of thyroid hormone deficiency can throw your hypothalamic pineal axis away, and it can lead to temperature differences. आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाएगी. It affects your nutrition, diet also, loss of appetite, constipation, heart functions. Like you name any functions, low thyroid hormone is going to affect that. So it is must to correct the thyroid hormone imbalance. इसमें सिंपल आपको एक एल्ट्रोक्सिन का टैबलेट लेना है. कारण आपको पता करना है बाय विजिटिंग ए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. फिर तो थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंट आपको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. और थायराइड हार्मोन में मसल्स भी वीक होती हैं, बोन्स भी वीक होती हैं, और एवरी टिश्यू गेट्स वीक. और सिंपल सॉल्यूशन है, आपको थायराइड हार्मोन की टैबलेट लेनी है. ठीक है, थैंक यू डॉक्टर. एंड आई थिंक क्वेश्चंस तो खत्म नहीं होते. ये कॉमन थीम है जो बार बार आ रही है, स्पाइनल डीजेनरेशन एंड ऑस्टियोपोरोसिस का डिफरेंस somebody is asking. स्पाइनल डीजेनरेशन जो हम बोलते हैं ना, कि जैसे मैंने बैक के पेन के कारण बताए थे. नंबर 1 वाज द मैकेनिकल बैक पेन जिसमें लंबोसैक्रल स्ट्रेन है. फिर स्पाइनल डीजेनरेशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू जो एज होने लग जाता है उसकी वजह से होता है. तो सबसे पहले जो डीजेनरेट होती है हमारी डिस्क्स होती हैं. एक बोन होती है, उसके बीच में डिस्क होती है, जो कि हमें एमआरआई में एक गैप दिखाई देता है. सिमिलरली 2 नी के जॉइंट के बीच में कार्टिलेज होता है, वो डीजेनरेट होता है तो वो गैप कम हो जाता है और बोन को टच करना शुरू करती है. सिमिलरली जो डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज होती है वो बिकॉज ऑफ एज होता है. डिस्क का जो हाइट होता है वो कम होता है, वर्टिब्रा दोनों आपस में टच करते हैं. और स्पाइन एक स्पेशल सिचुएशन है, वहाँ पर जैसे ही हाइट कम होगी तो जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो उसके थ्रू जा रही हैं वो भी कंप्रेस हो जाती है. तो इससे डबल वहमी. नॉट ओनली इट कॉजेज बैक पेन but it also causes compression over the neurological structures. So if it patient is having only back pain, that back pain will be worse in the morning. When you first wake up, you will have stiffness. जैसे ही थोड़ी दूर चलेंगे वो पेन आपको ठीक हो जाएगा. These are typical symptoms of degenerative disc disease. But we never worry about the axial back pain or only back pain. We treat it by medications, hot packs, physiotherapy, stretching, strengthening exercises. Sometimes we advise elderly patient to use a lumbosacral corset. But whenever degenerative disc disease is accompanied by spinal canal stenosis, जहाँ पर nerves पे compression आ जाता है, we cannot take these things lightly. We have to do MRI. We have to treat according to the compression of the neurological structures. Okay. Thank you, doctor. I think if everybody is okay, we can just wind up now. I know Gitanjali, you have raised your hand and you want to just take it up. We just have 1 minute. And just for going forward, what I will request people is I will give you all my number. There's also some of you are part of my group Bloom Demystifying Menopause. So whoever wants to consult with Dr. Rajesh, you can ping me on the group or otherwise, and I will share his number. I think that would be more convenient. Otherwise, I've shared the coordinator's number on this chat. No worries. You can just type my name on Google. You'll get all the details. Okay, Dr. Raj. Fantastic. So, Gitanjali, would you like to take the last question and we can wind up for today?
जी बिल्कुल, आप पूछिए गीतांजलि सोनी. You want me to ask? Okay. Let me ask your question. Gitanjali, you're on mute. So I have read her question. She is asking, Doctor, I went to hospital for my heel pain, and the doctor told me that I have to take injection. I don't know. I think we had already answered about the heel pain question. Is the same Gitanjali or? Same Gitanjali. हाँ जी, गीतांजलि ऐसे करती हूँ मैं, आपको नंबर दे देती हूँ डॉक्टर राजेश का. गीतांजलि, इज दैट ओके? सॉरी, नो रिस्पॉन्ड. लेट मी सी. हाँ ठीक है जी. I'll give you his number and you can talk to him, and he's saying I mean, I just wanted him to be very comfortable giving your numbers. Dr. Rajesh, you're comfortable if I share your number? Yeah, I am typing my number. No worries. ठीक है, perfect. So brilliant session. All the people on the group have said it was really, really easy to understand. And thank you, doctor. You are very patient and giving, explaining everything. And I think we're already looking forward to the next time we are going to have a session with you, right? And I'm speaking on behalf of everybody that we are looking forward to that. So thank you very much once again for coming. Pleasure is all mine, and I hope some benefit will be there for everyone. Thank you so very much. Really appreciate it. Excellent sessions. Thank you. Thank you very much. Thank you.